लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर बायोजीनियस एग्जाम एक्सेलरेटर अ प्रैक्टिस सीरीज फॉर नेविगेटिंग द रूट टू एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाइफ साइंस यूसेट नेट 2024 के लिए सेशन 2 यानी कि दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें भी पिछले वीडियो की तरह ही प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम में सेट के अलग अलग जो स्टेट के एग्जाम हुए हैं उनमें वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। डेफिनेटली वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप सभी को जो है आखिरी तक वीडियो को देखना है ताकि प्रत्येक क्वेश्चन के आप हर एक एस्पेक्ट को अच्छी तरह समझ पाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज सेशन 2 है और सेशन 2 का जो है पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट्स आर सिमिलर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। यानी प्लांट सेल में जो है प्लाज्मोडेस्माटा जो एक स्ट्रक्चर है वो एनिमल सेल के किस स्ट्रक्चर के समान है। तो क्वेश्चन है, आंसर है ऑप्शन है गैप जंक्शन, पेरोक्सिसोम, सेल साइटोस्केलेटन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मोडेस्माटा और जो एनिमल सेल में जो स्ट्रक्चर सिमिलर है वो है गैप जंक्शन। यानी जिस तरह से एनिमल सेल में गैप जंक्शन होता है उसी तरह से प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ये सेल्स एडजेसेंट जो सेल होती है, पास की जो दो सेल्स होती हैं, उनके बीच में जो भी न्यूट्रिशनल मॉलिक्यूल्स हैं या उसके अलावा अन्य जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एक्सचेंज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, which one of the following kind of cellular communication involves in the transfer of small molecules or ions directly between adjacent cell। यानी ये अभी पिछले ही क्वेश्चन से रिलेटेड है कि नीचे जो अलग अलग टाइप के सेल्यूलर कम्युनिकेशन दिए हुए हैं, सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट के जो है टाइप दिए हैं, जैसे एंडोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, सिनेप्टिक सिग्नलिंग और गैप जंक्शन सिग्नलिंग। तो इनमें से जो ये डिफरेंट सेल्यूलर कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन को एक्सचेंज करती हैं बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, यानी पास की दो सेल्स के बीच में। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी, गैप जंक्शन सिग्नलिंग। तो गैप जंक्शन सिग्नलिंग से पास की दो जो सेल्स होती हैं, कनेक्टेड सेल्स होती हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं या मटेरियल को एक्सचेंज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ सिग्नलिंग द सेल दैट एक्सप्रेसेस मैसेंजर मॉलिक्यूल also produce receptor। endocrine signaling, autocrine signaling, paracrine signaling या all of the above। क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये सिग्नलिंग के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इनमें से कौन सा सिग्नलिंग का टाइप है जिसमें कोई सेल क्या करती है, किसी मैसेंजर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगी। मैसेंजर मॉलिक्यूल इट कुड बी हार्मोन या अदर केमिकल या अदर प्रोटीन। तो ये सेल जो है यहाँ पर, ये सेल ही मैसेंजर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगी, उसको मतलब एक्सप्रेस करेगी, और ये जो मॉलिक्यूल होगा वो उसी सेल के रिसेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर दिया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस तरह की जो सिग्नलिंग होती है इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो सही आंसर होगा बी, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। जैसे कि ग्रोथ फैक्टर जो होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, वो इस तरह की सिग्नलिंग देखने को मिलती है कि ग्रोथ हार्मोन जो है जिस सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, उसी सेल पर जो है वो ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ हार्मोन भी फंक्शन करता है या काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिल कोलाइन बिलोंग टू द विच फैमिली ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरी है सिग्नल मॉलिक्यूल की, जैसे कि ओंकोप्रोटीन्स, फोटो रिसेप्टर्स, सेकेंड मैसेंजर, न्यूरोट्रांसमीटर। तो एसिटिल कोलिन जो है इनमें से कौन सी फैमिली का एक सिग्नल मॉलिक्यूल है। तो इसका आंसर सही जो है वो है डी, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, पास के जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, तो इस जगह पर सिनेप्स पर जहां पर दो न्यूरॉन्स जो होते हैं आपस में मिलते हैं, फंक्शनली कनेक्टेड होते हैं, उसको कहते हैं सिनेप्स, जो फंक्शनल कनेक्शन दो न्यूरॉन के बीच में होता है। तो यहाँ पर एक सेल का जो नर्व इंपल होता है वो इस सिनेप्स पर, इस गैप में, इस सिनेप्स पर जो है दूसरे जो न्यूरॉन है, पास का जो दूसरा न्यूरॉन है, उसको ट्रांसमिट हो जाता है, उसको ट्रांसफर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और यहाँ पर इस जगह पर एसिटिल कोलिन जो है ये एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो नर्व इंपल को एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में ट्रांसमिट करने का काम करता है। इसी तरह कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर के नाम है, जैसे एसिटिल कोलाइन हो गया, गाबा भी एक एसिटिल कोलाइन की तरह ही न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ये कुछ जो है न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ सोमेटोस्टैटिन इज। सोमेटोस्टैटिन का क्या रोल होता है? सोमेटोस्टैटिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियास की जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, उसमें जो 3 सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। तो अल्फा सेल्स जो होती हैं ये तो ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, ग्लूकेगॉन यहाँ पे लिखा हुआ है। बीटा सेल्स जो होती हैं, बीटा सेल्स जो है ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। और जो डेल्टा सेल्स होती हैं, ये डेल्टा सेल्स ये सोमेटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती हैं। तो यहां पर यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि सोमेटोस्टैटिन का क्या रोल होता है? क्या ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ ग्लूकेगॉन और इंसुलिन को, यानी कि जो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, या इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोज एंड इंसुलिन, इंसुलिन या फिर कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा सेल्स के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है, या स्टिमुलेट्स ग्लूकेगॉन सिक्रीशन एंड इनहिबिट्स इंसुलिन सिक्रीशन, या फिर फोर्थ जो डी ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बी। सोमेटोस्टैटिन जो डेल्टा सेल के द्वारा रिलीज होता है, ये अल्फा और बीटा सेल्स दोनों के ही सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करता है, या हम कह सकते हैं कि ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करता है सोमेटोस्टैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन वाला। इस तरह के क्वेश्चन भी नेट और सेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इससे पहले भी। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन देखते हैं यहां पर जो है एक असर्शन दिया हुआ है और एक रीजन दिया हुआ है। असर्शन है ए से, जिसको डिनोट किया गया है कि न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए एंड आरएनए होता है, तो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए है कंटेन्स डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड आरएनए कंटेन्स राइबोस शुगर। तो इसमें ये देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो जो डीएनए है उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और जो आरएनए है उसमें राइबोस शुगर होती है। रीजन है डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड एंड आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको देखते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और बोथ ए एंड आर इज ट्रू। तो देखना इन इसी ऑप्शंस के बेस पर जो है, जो यहाँ पर असर्शन और रीजन दिए हैं उसको जो है उसका इंटरप्रिटेशन करना है। तो यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर एलिमिनेटिंग मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं और उससे ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट करके सही कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ये जो है सबसे पहले यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बोथ ए एंड आर ये ट्रू नहीं है। ए तो ट्रू है जहां पर न्यूक्लिक एसिड डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आरएनए में राइबोस शुगर होती है। ये जो असर्शन है, जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, बट आर भी ट्रू है ऐसा इसमें कहा गया है इस ऑप्शन में, तो आर ट्रू नहीं है। इससे पहले जो है लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर जो मैंने आरएनए की वीडियोस बनाई थी, वहां पर आपको बताया था कि जो आरएनए होता है वो ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है। यस, डीएनए की तरह हेलिकली कॉइल्ड नहीं होता है, स्पाइरली कॉइल्ड नहीं होता है, बट जैसे टीआरएनए है, उसमें आरएनए में क्या होता है कि आरएनए के जो सिंगल स्टैंड होता है वो कई बार अपने स्टैंड के ऊपर ही जो है, अपनी चेन के ऊपर ही जो है फोल्ड होकर के एक डबल स्टैंडर्ड अपीयर हो जाता है। तो इसका जो आर यानी कि जो रीजन है वो रॉन्ग है, फॉल्स है। मतलब ऑप्शन बी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब ये ए को फॉल्स बता रहा है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा एलिमिनेट। मैंने पहले ही बताया कि ए जो यहां पर स्टेटमेंट है, असर्शन है, वो सही है। सी ऑप्शन है ए इज ट्रू, यानी कि जो ए स्टेटमेंट है असर्शन वो ट्रू है, बट आर इज फॉल्स। तो इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी, यानी कि इसमें ए जो असर्शन है वो ट्रू है, जबकि जो आर यानी कि जो रीजन है वो फॉल्स है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूजुअली कंटेन्स, यानी कि जो डीएनए होता है, डीएनए में जहां कहीं पर भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यानी कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है जिसको ओराई भी कहा जाता है, वहां पर नॉर्मली यूजुअली क्या मिलता है, क्या कंटेन होता है वहां पर? एडेनिन थाइमिन रिच सीक्वेंसेस, ग्वानिन साइटोसिन रिच सीक्वेंसेस, बोथ ए एंड बी, और नो पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो यहां पर एक बेसिक जो एक सेंस बनता है वो ये है कि एडेनिन और थाइमिन रिच एरिया होता है। ये भी जो पॉइंट है, क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी डीएनए वाली वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था
क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ओरिजिन और रेप्लिकेशन के लिए जहां पर से चेन अनवाइंड होगी, जहां पर से चेन अनवाइंड होगी, उस जगह पर एडेनिन थाइमिन रिच एरिया होता है। एडेनिन थाइमिन का सीक्वेंस रिच नंबर में मिलेगा, क्योंकि 3 के कंपैरिजन में, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के कंपैरिजन में एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं उनको आसान है उनको ब्रेक करना, क्लीव करना, जिससे चेन जो डीएनए की होती है वो अनजिप हो सके या अनवाइंड हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडेनिन थाइमिन रिच सीक्वेंस। इस जगह पर से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, या रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए लाइगेज सिंथेसाइजेज। डीएनए लाइगेज क्या सिंथेसाइज करता है? तो बेसिक क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये भी जो है रॉन्ग है। ये डीएनए लाइगेज हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो होते हैं उनको सिंथेसाइज करने का काम नहीं करता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, बॉन्ड बिटवीन बेस एंड शुगर, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। पास के जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच में जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो ये जो डीएनए लाइगेज है ये जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को सिंथेसाइज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ensure separation of DNA strand during replication process? डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान जो चेन होती है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, तो इसको जो है अनवाइंड करने का काम कौन करता है, ये अनजिप करने का काम कौन करता है, यानी कि चेन को खोलने का काम कौन करता है? तो यहां पर जो है ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी हेलिकेज, ऑप्शन सी डीएनए लाइगेज, ऑप्शन डी एंडोन्यूक्लियस। तो यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेलिकेज। हेलिकेज है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव करने का काम करता है और इस तरह से चेन को अनजिप करता है या चेन को अनवाइंड करता है। डीएनए पॉलीमरेज की जो है अलग अलग क्लासेस होती है। डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली जो है पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को सीक्वेंस में लगाने का काम करता है। डीएनए लाइगेज जो होता है ये जो है ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। ये जो पास के 2 न्यूक्लियोटाइड हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की सिंथेसिस करता है। एंडोन्यूक्लियस जो होता है ये बेसिकली जो है डीएनए को कहीं पर से डीएनए सेगमेंट को कट करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेलिकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड जो होता है डीएनए या आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन ऑप्शन में से कौन सा डीएनए का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? तो डीएनए का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनमें बेसिकली एक पेंटोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजन बेस होता है और इसके साथ लगा हुआ एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस भी न्यूक्लियोटाइड में होता है, पेंटोज शुगर भी होती है डीएनए के केस में जो डीऑक्सीराइबोज होती है, और आरएनए के केस में राइबोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली शुगर होती है। फॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी सही है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में अमाइनो एसिड नहीं होता है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा हुआ था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो सही आंसर हो जाएगा डी अमाइनो एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं होते। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, सीक्वेंस पर ध्यान देंगे। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत एक्स्ट्रा जो है एक तरह से हम जो है कह सकते हैं कि ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो सीक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस लिखे हुए हैं वो बड़े ध्यान से देखने जरूरी है कि कौन सा बेस वहां पर लिखा हुआ है, तभी जो है इस आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड पर जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेस का वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर है, और TCG ATC यानी थाइमीन साइटोसिन गुआनिन एडेनिन थाइमीन साइटोसिन, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर जो स्ट्रैंड ये रन कर रहा है। द सीक्वेंस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी कि जो है अगर एक स्ट्रैंड ये यहाँ पर देखना 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और इस पर जो है थाइमीन साइटोसिन गुआनिन एडेनिन थाइमीन एंड साइटोसिन है, तो उसके सामने जो स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा?
उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पर सीक्वेंस क्या होगा नाइट्रोजनस बेस का। ऑप्शन आपके दिख रहे हैं सामने, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका यही है। एक स्टैंड अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रहा है तो जो दूसरा स्टैंड होगा वो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो वाटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग है, थाइमीन के साथ जो है कौन बाइंड करता है, एडेनिन। ग्वानिन, साइटोसिन ऊपर है इस वाले स्टैंड पर साइटोसिन है तो इसके साथ बाइंड करेगा ग्वानिन। यहाँ पर जी है तो सी यानी साइटोसिन, एडेनिन है तो थाइमीन, थाइमीन है तो यहाँ पर एडेनिन होगा, और साइटोसिन है तो ग्वानिन। तो सही जो सीक्वेंस होगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस का, वो हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम AGC TAG। तो AGC TAG और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये ध्यान रखना है, कई बार यही जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है ऑप्शन में वही रहता है, लेकिन वहां लिखा हो सकता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। यहाँ पर देखना है कि अगर एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो डीएनए के केस में एंटी पैरेलल, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैंड होते हैं, तो अगला होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर जो है 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है और 3 ऑप्शन या 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला जिस तरह से यहाँ पर ऑप्शन है, लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कॉन्टिन्यूसली, यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस होती है वो कंटिन्यूस मैनर में होती है। दूसरा ऑप्शन है, लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकॉन्टिन्यूसली। तो सबसे पहले लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है या ये क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर ये है रेप्लिकेशन फॉर्क का। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, चेन अनवाइंड होती है, चेन अनजिप होती है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो बन जाता है। यहाँ पर इन 2 स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड है जो ये वाला है लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर जो डीएनए की जो सिंथेसिस होती है, नया स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होता है वो कॉन्टिन्यूस मैनर में होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो नए न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं वो कॉन्टिन्यूस मैनर में लगते जाते हैं, लगातार लगते जाते हैं, इसलिए इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर जो नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा स्ट्रैंड है जिस पर इस तरह से फ्रेगमेंट्स के रूप में, यानी कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो है डीएनए के नए स्ट्रैंड की जो है सिंथेसिस होती है, यानी कि जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है वो छोटे छोटे गैप्स जो है वहां पर आ जा रहे हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं। तो जो ये फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जिस स्टैंड पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉर्म हो रहे हैं, कह सकते हैं कि वहां पर एप्लीकेशन डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में हो रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जहां पर बन रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में, इस वाले स्टैंड को कहते हैं लैगिंग स्टैंड। तो ऑप्शन ए और बी जो है ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी कि लीडिंग स्टैंड पर जो सिंथेसिस होती है वो कंटिन्यूस मैनर में होती है, लैगिंग स्टैंड पर जो सिंथेसिस होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में हो रही है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, डीएनए पॉलीमरेज कैन डायरेक्टली सिंथेसाइज न्यू चेन ऑफ डीएनए। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, मतलब क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला देख लेते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर अनजिप बाय हेलिकेज एंजाइम। यस, जो चेन को अनवाइंड करने का काम करते हैं वो हेलिकेज एंजाइम है। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज कैन डायरेक्टली सिंथेसाइज न्यू चेन ऑफ डीएनए। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये चेन को पॉलीमराइजेशन तो करता है, यानी कि चेन का इलोंगेशन तो करता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड को ला करके चेन को इलोंगेट करने का काम तो करता है, न्यूक्लियोटाइड को लगाने का काम तो करता है, लेकिन इनिशिएशन ये नहीं कर पाता है, ये नई चेन की सिंथेसिस शुरू नहीं कर सकता है। उसके लिए जो है रेप्लिकेशन में हम सब ने पढ़ा हुआ है प्राइमर। प्राइमर पहले एक चाहिए, प्राइमर जब जो है नए चेन की सिंथेसिस के लिए जब प्राइमर सेट होगा, तब उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चेन की जो है एक तरह से इलोंगेशन करेगा, ये पॉलीमराइजेशन करेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअली कैन नॉट डायरेक्टली सिंथेसाइज न्यू चेन ऑफ डीएनए, ये नहीं कर सकता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, discontinuously synthesized lagging strand DNA fragment are sealed by the enzyme। अभी जो पीछे डायग्राम बनाया था यही क्वेश्चन यहां पर पूछा है, एक बार बैक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन वहां पर आया है कि
यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड पर जो ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इनको हमने कहा ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को सील करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? आरएनए प्राइमेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज या हेलिकेज? आरएनए प्राइमेज जो है ये प्राइमर का सिंथेसिस करता है। लाइगेज एंजाइम इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम है जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है या डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड डीएनए के फ्रेगमेंट हैं उनको सील करने का काम करता है। और सील कैसे करेगा? ये सिंथेसिस करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जो है ये वहां पर सिंथेसाइज करता है और जो फ्रेगमेंट्स हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उनको सील करने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है ये चेन को जो है इलोंगेशन का हो या पॉलीमराइजेशन वो काम करता है। हेलिकेज जो है ये चेन को जो है अनजिप करने का काम करता है, ये चेन को अनवाइंड करने का काम करता है। तो सभी एस्पिरेंट से मैं एक बात यहां पर पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा डेफिनेटली। आई होप, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं। ना केवल आप एक क्वेश्चन का यहां पर सही आंसर जान पा रहे हैं, बल्कि एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या उनके जो है रोल हैं, वो भी हम जो है यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, जिससे आपके डाउट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In the mechanism of muscle contraction, what is the key role of calcium ion? मैकेनिज्म जो है मसल कंट्रैक्शन का, उसमें कैल्शियम आयन का क्या रोल है? ऑप्शन फर्स्ट, इट बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन टू इनेबल troponin to move and reveal binding sites for cross bridge formation. Option B, it binds to troponin to enable tropomyosin to move and reveal binding sites for cross bridge formation. It binds to troponin to release ATP or none of the above. जब मसल कंट्रैक्शन आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, या हम भी फ्यूचर में इस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लोगों ने मसल कंट्रैक्शन पढ़ा होगा, वहां पर आपने देखा हो कि जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये रिलीज जैसे ही मसल्स पर एक नर्वस एक्साइटेशन पहुंचती है, एक नर्व इंपल पहुंचता है, तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कैल्शियम आयन को जो है रिलीज करता है। ये कैल्शियम आयन जो एक तरह से सार्कोप्लाज्म यानी कि जो मसल्स का जो प्लाज्मा है वहां पर जब ये रिलीज हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो ये कैल्शियम आयन जो होता है ये बाइंड करता है ट्रोपोनिन पर। ट्रोपोनिन पर जो है ये बाइंड कर जाता है। ट्रोपोनिन पर बाइंड करने से ये क्या कर देता है? ट्रोपोमायोसिन को मूव कर देता है। ट्रोपोमायोसिन को मूव कर देता है और देन ट्रोपोमायोसिन जो कि एक्टिन फिलामेंट की एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग साइट को क्लोज करके रखता है, ढक करके रखता है। जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन पर आकर के बाइंड हो जाएगा तो ट्रोपोमायोसिन एक तरह से कह सकते हैं लूज हो जाएगा और इस तरह से एक्टिन फिलामेंट में एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन बल्ब के जुड़ने के लिए जो एक्टिव साइट्स होती हैं, बाइंडिंग साइट्स होती हैं, वो एक तरह से एक्सपोज हो जाती हैं, वो खुल जाती हैं और इस तरह से मायोसिन बल्ब या मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट पर जुड़ जाता है, बाइंडिंग साइट्स पर जुड़ जाता है और इस तरह से क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो जाती है। तो कैल्शियम आयन का जो रोल है उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को इस फिगर की हेल्प से भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये है यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट एंड ये वाला है मायोसिन फिलामेंट। ये मायोसिन फिलामेंट के बल्ब हैं जो यहाँ पर इस एक्टिन फिलामेंट के साथ क्या करते हैं? बाइंड करते हैं और इस तरह से क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते हैं। क्रॉस ब्रिज फॉर्म होने से मायोसिन फिलामेंट जो है, ये मायोसिन बल्ब जो है, वो एक्टिन फिलामेंट को मूव करा सकते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। इस वक्त जो है यहाँ पर ये ट्रोपोमायोसिन ने जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्टिन की जो एक्टिव साइट्स हैं उनको एक तरह से क्लोज किया हुआ है। जैसे ही जो कैल्शियम आयन है Ca++ है, ये कैल्शियम आयन यहाँ पर ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं तो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जो है वो लूज हो जाता है। ट्रोपोमायोसिन का जो फिलामेंट है वो रिलैक्स हो जाता है, उसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, वो खुल जाती हैं और इस तरह से जो मायोसिन बल्ब है, मायोसिन फिलामेंट है, वो एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर लेता है और उसकी मूवमेंट को पूरा कर लेता है। तो इस तरह से कैल्शियम आयन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर मसल कंट्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेगोसाइटोसिस मे बी कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच
ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी फैगोसाइटोसिस जो एक सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सा जो है स्टेटमेंट है जो उसको कैरेक्टराइज करता है, उसको जो है उसकी विशेषता बताता है। इट इन्वॉल्व्स फ्लूइड अपटेक। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से जो है सॉल्व करना है, बहुत आराम से करना है, क्योंकि जनरली हमें ये पता होता है कि फैगोसाइटोसिस एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है और ये अपटेक करता है, मटेरियल्स को मूव भी करता है, लेकिन किस तरह के मटेरियल को मूव करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इन्वॉल्व फ्लूइड अपटेक। तो फ्लूइड की अपटेक जो है फैगोसाइटोसिस में नहीं होती है। फ्लूइड की अपटेक जिस प्रोसेस में होती है उसको कहा जाता है पिनोसाइटोसिस, जहां पर फ्लूइड मटेरियल का जो है ट्रांसपोर्ट होता है, अपटेक किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो यहां पर जो है पहला ऑप्शन जो है हो गया है गलत। It involves the uptake of solid particle or cellular debris, both A and B, none of the above. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है वहां पर जो सेल्स होती हैं वो जनरली सॉलिड फूड पार्टिकल को या सॉलिड जो सेल्यूलर डेब्रीज होते हैं उनको जो है वो एनगल्फ करता है, उनको जो है सेल में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से सॉलिड पार्टिकल और फ्लूइड जो है वो पिनोसाइटोसिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन अरेंज फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। जो अभी पीछे क्वेश्चन गया था लगभग उसी से मिलता जुलता है कि यहाँ पर जो है एक मसल कंट्रैक्शन के दौरान होने वाले जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक में जो है वो जो इवेंट्स हैं उनको यहाँ पर डिनोट किया गया है। हमें जो है उनको एक सीक्वेंस में जो है उनको अरेंज करना है, यानी कि पहले कौन सी इवेंट्स होती है, उसके बाद कौन सी और आखिर में कौन सी। तो जैसे यहाँ पर है पावर स्ट्रोक डेवलप्स, सेकंड है एक्शन पोटेंशियल डेवलप्स ऑन सार्कोलेमा, loosening of the tie between troponin and actin, release of the calcium ions from the sarcoplasmic reticulum और sliding of actin filament। तो यहाँ पर जो है हमें देखना है कि इसका सही सीक्वेंस क्या है। नीचे 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से देखना है कि कौन सा जो है किसमें सही ऑर्डर इस मसल कंट्रैक्शन के इवेंट का है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्शन पोटेंशियल डेवलप्स ऑन सार्कोलेमा। सबसे पहले जो है ये आएगा कि किसी भी जो सार्कोलेमा है यानी कि मसल्स की जो मेम्ब्रेन है वहां पर एक एक्शन पोटेंशियल जो है सबसे पहले पहुंचेगा और एक तरह से वहां पर एक नर्व इंपल्स वहां पर पहले पहुंचेगा और मेम्ब्रेन पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा सेकेंड। देन रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट जो फिनोमेना होगा वो है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्टोर्ड जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज होगा। इसके बाद जब ये रिलीज होगा तो नेक्स्ट जो है जो स्टेप आएगा उसमें होगा कि लूजनिंग ऑफ द टाई बिटवीन ट्रोपोनिन एंड एक्टिन, यानी कि जो अभी पिछले क्वेश्चन में से भी रिलेटेड है कि कैल्शियम आयन जब रिलीज हो जाएगा तो ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन के साथ जो है बाइंड करने से जो एक तरह से ट्रोपोमायोसिन ने बाइंडिंग साइट्स को क्लोज किया हुआ था वो लूज हो जाएंगी और उसमें जो एक्टिन फिलामेंट है कन्फॉर्मेशनल चेंज देखने को मिलेगा। ये हम कह सकते हैं कि जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट से जहां पर मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा वो एक्सपोज हो जाएंगी, जिससे कि जो है मायोसिन बल्ब और एक्टिन फिलामेंट के बीच में क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो सके। इसके बाद जो अगला होगा पावर स्ट्रोक डेवलप। पावर स्ट्रोक डेवलप होगा और लास्ट में हम कह सकते हैं स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो इसका जो सही सीक्वेंस है सही है ऑप्शन ए। सबसे पहले सेकंड इवेंट होगा, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले जनरेट होगा। देन फोर्थ वाला यानी कि रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन थर्ड है लूजनिंग ऑफ द टाई बिटवीन ट्रोपोनिन एंड एक्टिन फिलामेंट। देन फर्स्ट पावर स्ट्रोक डेवलप होगा और देन फिफ्थ यानी कि स्लाइड ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो ये जो है सही सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड फिफ्थ ये सही सीक्वेंस होगा। ये वही डायग्राम है जो पीछे था। यहां पर जो है स्लाइडिंग फिलामेंट के लिए सबसे पहले जो मसल फाइबर होगा वहां पर जो है मसल्स में सबसे पहले एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद कैल्शियम आयन रिलीज होंगे जो बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन पर।
ट्रोपोनिन पर जब ये बाइंड करेंगे तो जो ट्रोपोमायोसिन है उसको लूज करेंगे और एक तरह से जो एक्टिन की जो ये बीड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मोती के जो एक तरह से दाने जैसी संरचना दिखाई दे रही है, वो एक्सपोज हो जाएंगे। देन मायोसिन बल्ब जो है वो इसके साथ बाइंड कर जाएंगे, इस तरह से जो है क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेंगे और देन वो एक्टिन फिलामेंट को मूव करने का काम करेंगे। तो ये इवेंट जो है यहाँ पर होगा मसल कंट्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बहुत ट्रिकी होते हैं और कई बार ये क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए जा रहे हैं वीडियो में, वो किसी न किसी स्टेट के सेट में या पिछले जो नेट के एग्जाम हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए हैं, वहां पर पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को, सॉर्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे, इन्हीं को मॉडिफाई करके कई बार जो है क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज करके आ जाता है। क्वेश्चंस छोटे होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ट्रिकी है। लाइसोसोम अलोंग विथ फूड वेसिकल, लाइसोसोम फूड वेसिकल्स के साथ क्या कहलाएगा? यानी एक तो है लाइसोसोम और एक उसके साथ एक दूसरी वेसिकल है जिसके अंदर जो है फूड पार्टिकल ही इन्वॉल्व है, या हम कहेंगे फूड वेसिकल भी है। तो अब इस लाइसोसोम को हम क्या कहेंगे? क्योंकि अभी लाइसोसोम नहीं रहा है, इसके साथ एक फूड वेसिकल्स भी इंक्लूड हो गई है, अटैच हो गई है। माइक्रो बॉडी कहेंगे, रेजिडुअल बॉडी कहेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये जो फॉर्म हो गया है नया स्ट्रक्चर जिसमें लाइसोसोम प्लस फूड वेसिकल है, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑफ रिट्रोवायरस इज डीएनए, डीएनए एंड आरएनए बोथ, आरएनए एंड नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली रिट्रोवायरस जो है, वायरसेस की उन कैटेगरी को कहते हैं जिनमें प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है आरएनए। ऐसे वायरसेस जिनमें प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उनको कहते हैं रिट्रोवायरसेस। ये रिट्रोवायरसेस जो होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस के द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो है आरएनए से जो है क्या फॉर्म करते हैं, डीएनए फॉर्म करते हैं और देन उसके बाद जो होस्ट जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके जीनोम के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं या उसको जो है इन्फेक्ट करते हैं। तो रिट्रोवायरस वो वायरसेस होंगे जिनमें प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट फाउंड इन, यहां पर कुछ सेल के सेल्स दिए हुए हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी सेल में, ये कौन सा ऑप्शन सही है जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है? तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों ही जो है यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन वाला जो है ऑर्गेनेल है, और इस तरह के जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मेनली एक तरह से लिपिड मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो गया और कैल्शियम आयन की स्टोरेज में एक तरह से हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट मैच ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन? यानी यहां पर जैसे कि पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस एंड फाइगोसाइटोसिस, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस दी हुई है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस दी हुई है और उसके आगे जो है उनका प्राइमरी फंक्शन लिखा है। इसमें से कोई एक ऐसा जो है ऑप्शन है जो करेक्टली मैच करता है, यानी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस और उसका फंक्शन एक सही मैच करता है, बाकी तीन जो है वो मैच नहीं करते हैं। तो जो सही वाला मैच है, करेक्ट मैच है, उसको फाइंड आउट करना है। तो पिनोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इनटू द सेल, exocytosis, the transport of molecule into the cell, osmosis, active transport of molecule, और phagocytosis, transport of water molecule और liquid into the cell। ऑप्शन डी से ही अगर शुरू करें तो phagocytosis, जैसे भी पीछे भी डिस्कस हुआ था, phagocytosis ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और लिक्विड, ये ऑप्शन है गलत। यानी कि फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से किसी लिक्विड या वाटर मटेरियल को जो है सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, बल्कि सॉलिड फूड पार्टिकल को जो है क्या किया जाता है, एक तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा।
ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस भी जो है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है मॉलिक्यूल का। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। एक्सोसाइटोसिस, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू द सेल। नो, एक्सोसाइटोसिस वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी मटेरियल जो होता है वो आउटसाइड सेल ट्रांसपोर्ट होता है। कोई भी फूड मटेरियल होगा वो आउटसाइड सेल जो है ट्रांसपोर्ट होता है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा रॉन्ग। तो इन सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पर दी हुई है प्रोसेस, इनमें से सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी पिनोसाइटोसिस। यस, ये वो प्रोसेस है जिसमें वाटर या सॉल्यूट जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द सेल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है। एक्चुअली ये जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है जहां पर हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, इस तरह से जो है यहाँ पर ये कई बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट, क्या ये होता है कि जो सॉल्वेंट्स जो होते हैं यानी कि सॉल्वेंट्स जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो हो गया वाटर मॉलिक्यूल या वाटर। So solvents या water moves from hypotonic solution to hypertonic solution. Solvents move from hypertonic solution to hypotonic solution. ये solutes move from hypotonic solution to hypertonic solution, ये none of the above. ऑस्मोसिस की एक सिंपल डेफिनेशन तो सबको पता ही होगी कि इसमें जो है वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो यहां पर हम ध्यान रखें कि जो सॉल्वेंट्स हैं यानी कि जो वाटर है वो मूव करेगा, सॉल्यूट मूव नहीं करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा। तो सी ऑप्शन और डी तो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अभी ध्यान रखना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा। वाटर की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा यानी जिसमें हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में जहां पर सॉल्यूट जो है यानी कि जो सॉल्यूट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो होगी कम, तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे उनका जो कंसंट्रेशन होगा लो, एंड जो सॉल्यूट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन होगी ज्यादा। तो अब वापस आ जाते हैं यहां पर, इस डेफिनेशन को आप ऊपर वाली सबसे पहले देख लेंगे। तो सॉल्वेंट्स मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑस्मोसिस के लिए सही। यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जहां पर वाटर की मॉलिक्यूल्स ज्यादा है यानी ज्यादा कंसंट्रेशन से वो मूव करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन में जहां पर हाइपरटोनिक है यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं या कंसंट्रेशन है वो लो है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर फ्रॉम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से किन पॉइंट्स में यह कैसे अलग है। तो जैसे यहां पर पहला ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ये तो नहीं होता है क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव होते हैं और एनर्जी कंज्यूम होती है एटीपी के फॉर्म में। सेकंड है energy is consumed to move molecules against a concentration gradient in active transport only. On active transport only water molecules are transported, नहीं water molecules नहीं ट्रांसपोर्ट होते हैं। none of the above, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जहां पर सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो से हाई की तरफ मूव होते हैं और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। यहां पर टेबल यहां पर पहले दी हुई है। टेबल फर्स्ट में जो है यहां पर ए बी सी करके जो है 3 ट्रांसपोर्ट दिए हैं, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड यूनिपोर्ट, और उनके आगे जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से जो है फैक्ट्स या उनकी मैकेनिज्म बताई हुई है। तो जैसे पहले वाले में एंटीपोर्ट में लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट अ कपल ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली इन द अपोजिट डायरेक्शन, one down its concentration gradient and other against its concentration gradient। तो क्या ये मैच कर रहा है, इस तरह से देखना है। सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट
a single type of a molecules down its concentration gradient. And the third C में है transport of couple of ions or molecules simultaneously in the same direction, one down its concentration gradient and other against concentration gradient. तो इसका जो सही आंसर है, देखते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि एंटीपोड क्या है। एंटीपोड क्या है? एंटीपोड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कपल ऑफ आयंस। यहां पर दो आयंस, ये दो मॉलिक्यूल्स एक ही समय में अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ए के लिए जो है ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही है। तो देखेंगे यहां पर ए और बी में जो है ए के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो हम कह सकते हैं सी और डी जो हो जाएंगे एलिमिनेट। देन बी यानी सिंपोर्ट के लिए देखते हैं क्या इसके आगे लिखा हुआ स्टेटमेंट सही है। ट्रांसपोर्ट अ सिंगल टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल्स डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नो। बी के लिए क्या सही होगा? सिंपोर्ट में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट कपल ऑफ आयन, यहां पर भी दो आयंस या दो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होंगे साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी बी के लिए हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि ये वाला हो जाएगा सही। यूनिपोर्ट के लिए फिर बच जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि जो टेबल सेकंड में जो सेकंड फैक्ट है, ट्रांसपोर्ट अ सिंगल टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी यहां पर केवल सिंगल मॉलिक्यूल मूव करता है इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी जो है ये जो है यहां पर पूरी तरह से दोनों टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड का कंटेंट मैच कर जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगले आने वाली वीडियोस में भी हम इसी तरह से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इंक्लूड करते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और मजबूत बना सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी सीरीज है जहां पर हम कई सारे स्टेट में जो सेट के एग्जाम हुए हैं वहां पर अलग अलग ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एक्सट्रैक्ट करके हमने यहाँ पर इंक्लूड करें इस वीडियो में, और आगे भी और इस तरह के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इंक्लूड किया जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं न केवल यूसेट और नेट में तो ये हेल्प करेंगे ही, लाइफ साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर भी जो क्वेश्चंस हैं वो ये सब हेल्प करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने और साथियों के साथ भी शेयर करें और आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपके लिए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज में जो है लेकर के आते रहेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है तो आप उसको बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।